नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों पिछली वीडियोस में हम कर चुके हैं आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा नया टॉपिक जो है वो है उत्सर्जन तंत्र। आज की वीडियो में हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम ह्यूमन उत्सर्जन तंत्र यानी मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है और ये किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि तंत्र क्या होता है। दोस्तों तंत्र के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि तंत्र क्या होता है। तंत्र में आपके बहुत सारे अंग मिलकर एक साथ काम करते हैं, इसलिए उसको तंत्र का नाम दिया गया है। उत्सर्जन क्या होगा? उत्सर्जन की क्रिया में आपका जो भी आपकी बॉडी के वेस्टेज मटेरियल हैं, जो आपकी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, वो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम? उत्सर्जन तंत्र। और जो बॉडी से आपके प्रोडक्ट्स जो बाहर निकल रहे हैं, जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, उनके लिए क्या बोल देते हैं? बाय प्रोडक्ट्स या उत्सर्जी पदार्थ। और जो जो अंग आपके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए हम क्या बोलेंगे? उत्सर्जी अंग। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेन आपके जो है ह्यूमन में उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं। तो मेनली आपके 5 उत्सर्जी अंग होते हैं। 5 प्रकार के जो है आपके उत्सर्जी अंग होते हैं, जिनके बारे में हम आगे देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपका आएगा वो कौन सा होगा? आपका त्वचा। त्वचा जो है दोस्तों आपके 2 तरीके से कार्य करती है। इसके बारे में हम आगे आपके संवेदी अंग जो रहेंगे, सेंसरी ऑर्गन, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे त्वचा के बारे में। इसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से कार्य करती है, किस किस प्रकार के आपके जो है उत्सर्जी पदार्थ निकालती है। ये आपका पसीना निकालेगी, पसीना हो जाएगा आपका। सीबम निकालती है। सीबम जो होता है दोस्तों तेल चिपचिपा जैसा पदार्थ होता है। जब आप सोकर उठते हैं तो आपके नाक पर जो तेल टाइप का दिखता है वो क्या होता है? सीबम। और इसके साथ में आपकी नमक की मात्रा भी ये निकालते हैं। दोस्तों आप पसीने को अगर आप टेस्ट करोगे तो ये सॉल्टी नेचर का होता है। और आपने अगर देखा होगा कि गर्मियों के समय में अगर आप ब्लैक कलर की शर्ट पहनते हो तो आपके पूरे शर्ट पे व्हाइट व्हाइट धब्बे हो जाते हैं। वो किस लिए होते हैं? क्योंकि आपके पसीने में जो है वो आपकी नमक की मात्रा होती है, आपके सॉल्टी नेचर होता है। दूसरा आपका अंग आता है वो आता है आपके फेफड़े। फेफड़ों के बारे में दोस्तों आपके लंग्स के बारे में हम आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो जाकर देख लीजिए, उससे आपको लंग्स के आपके जो है आपके प्रोसेस आपको पूरी समझ में आ जाएगी। लंग्स आपके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो है आपको बाहर निकालते हैं, आपके जल वाष्प के लिए भी बाहर निकालते हैं। जल वाष्प दोस्तों आपने सर्दियों के समय में देखा होगा कि जब भी आप ऐसे करते हो तो आपके मुंह से धुआं निकलता है। दोस्तों वो धुआं नहीं होता, वो उसके आप में जल वाष्प जो है आपके बॉडी से बाहर निकलती है। वो किसके द्वारा निकल रही है? तो आपके जल वाष्प जो है आपके फेफड़ों के द्वारा निकल रही है। तो इसलिए ये भी आपके उत्सर्जी अंग के अंदर आते हैं। इसके साथ में ये बलगम भी बाहर निकालती है। बलगम, ये खराश जैसे करते हैं ना, तो इसमें आपके फेफड़े जो है बलगम बाहर निकालने में आपकी मदद करते हैं। तो आपके फेफड़े क्या करेंगे? CO2 जलवाष्प और बलगम निकालने में बाहर हेल्प करेंगे। फिर आपका अगला नंबर जो आता है आपका बड़ी आंत का आता है। बड़ी आंत, इसके बारे में हम आपके पढ़ चुके हैं। किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि बड़ी आंत क्या करती है? आपके अनपचे भोजन को बाहर निकालती है काइल के रूप में या लेटरिंग के रूप में। काइल का बाहर निकालना कौन करता है यूज? आपकी बड़ी आंत जो है काइल को बाहर निकालती है। काइल मतलब लेटरिंग के रूप में आपके अनपचे भोजन के लिए ये बाहर निकाल देती है। इसके बाद में हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो है यकृत या लिवर। लिवर के बारे में दोस्तों हम आगे पढ़ने वाले हैं ग्रंथि नाम के चैप्टर में। इसके लिए आप टेंशन ना ले, या लिवर को हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ इसके कार्य दिखेंगे। तो ये क्या करता है दोस्तों? हमारी बॉडी में जो है अमोनिया नामक NH3 ये जो रहती है, अमोनिया बहुत ही हानिकारक पदार्थ जो है हमारी बॉडी बनाती है। लेकिन हमारा लिवर क्या करता है? इस खतरनाक पदार्थ को कम खतरनाक पदार्थ यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। कौन कर देता है? लिवर जो है आपके अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और यूरिया को कहाँ भेज देता है? आपके अगले जो टॉपिक है हमारा 5वां मुख्य जो है वृक्क या जिसको हम किडनी बोलते हैं, इसके पास भेज देता है। कौन भेज देता है भाई? लिवर किसको भेजता है? यूरिया को भेज देता है। और जो आपकी किडनी है यूरिया को आपके बाथरूम या पेशाब के द्वारा बाहर निकाल देती है। पेशाब के द्वारा ये बाहर निकाल देता है। कौन निकालता है भाई? तो आपकी किडनी जो है यूरिया को बाहर निकाल देती है। तो हमारे लिवर ने क्या किया? अमोनिया जो काफी खतरनाक पदार्थ होता है उसको कम खतरनाक पदार्थ यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और एक चीज यहाँ पर आती है, यूरिया जो है अगर 3 से 4 घंटे बाद फिर दोबारा से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए जब भी किसी जैसे आप वॉशरूम जाते हैं, कहीं पे किसी दीवार पे अगर बाथरूम कर रहा है कोई, रेलवे की दीवार पे आपने देखी होगी, तो वहां पर गंध आती रहती है। वो क्यों आती है? क्योंकि अमोनिया जो है, यूरिया जो था वो फिर से वापस क्या हो जाएगा? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि जिसको बाथरूम लग रही है बाथरूम को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपको
प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अमोनिया में फिर से आपकी बाथरूम कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप ज्यादा देर तक आपकी पेशाब को रोक कर रखेंगे तो आपकी यूरिया जो है फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में। इसीलिए जल्दी से जल्दी जैसे ही आपको वॉशरूम जाना हो तुरंत वॉशरूम जाएं, बाथरूम को रोक के ना रखें। तो इस टॉपिक में हम मेनली किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आपके किडनी के बारे में पढ़ने वाले, क्योंकि किडनी जो है ये आपका मुख्य उत्सर्जी अंग है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं कि किडनी में क्या क्या होता है, किडनी की प्रोसेस क्या होती है, कैसे काम करती है, और इसमें कितनी इसका वजन होता है, इसमें कितनी संख्या होती है किडनी की, और इसके साथ साथ में कौन कौन से अंग जो हैं कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये मैंने डायग्राम बनाया थोड़ा सा, इसमें आपको किडनी दिख रही होंगी, ये दो, इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जो आपकी लेफ्ट वाली किडनी होती है वो थोड़े लिवर की वजह से थोड़ी नीचे झुकी हुई होती है। इसके ऊपर ये एड्रिनल जो है आपकी ग्लैंड होती है, इसके ग्रंथि की टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। आपकी किडनी से जो नली जुड़ी रहती है जिसको हम मूत्रवाहिनी यूरेटर बोलते हैं। इसके बाद में ये किसका, आपके बाथरूम का निर्माण करती है, लेकिन आपकी जो बाथरूम है अगर वो कहीं तो जा रही होगी तो वो कहाँ जाती है, आपके ब्लैडर में जाकर, यानी मूत्राशय में जो है आपकी एकत्रित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, फिर जो आपकी मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाती है, जो आपके मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाएगी। ये तो आपको मैंने समझा दिया। अब इसका जो हम एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अगर देखें कि किडनी अंदर क्या क्या होता है, तो सबसे पहले आपके जो ये किडनी है इसके बारे में आपको बताइए, इसका आकार कैसा होता है, सेम के बीज के जैसा होता है। कैसा होता है, सेम का अगर आपने बीज देखा होगा, सेम के बीज के द्वारा इसका आकार होता है। किसके आकार की होती है, सेम के बीज के आकार की होगी। इसकी जो बाहर की परत जो मैंने रेड रेड कलर की बनाई हुई है, ये रेड है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, और भीतर का जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, मेड्यूला। और जो किडनी का जो बीच का जो एंट्री पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, रेनल हीलियम। दोस्तों यहाँ पर आपकी अमोनिया की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यहीं से अमोनिया अंदर जाती है। एक क्वेश्चन बनता है कि अमोनिया की मात्रा कहां पर सबसे ज्यादा होती है, किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा होती है, तो आपके रेनल हीलियम में अमोनिया की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अमोनिया आपका NH3 मैक्सिमम होता है यहाँ पे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ये क्या क्या काम करती है, किडनी के बारे में हम जानते हैं। किडनी सबसे इसका मुख्य उत्सर्जी अंग हो जाएगा, ठीक है। मुख्य उत्सर्जी अंग कौन हो गया आपका, किडनी, मुख्य उत्सर्जी अंग, मुख्य उत्सर्जी अंग हो गया आपका किडनी। किडनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें मुख्य उत्सर्जी अंग कौन हो गया आपका, किडनी हो गई। इसका हमने डायग्राम देखा, इसका आकार कैसा होता है, सेम के बीच के जैसा होता है। दोस्तों इसका वेट देखें तो लगभग 140 ग्राम इसका वेट होता है। कितना होता है, 140 ग्राम आपकी किडनी का वेट हो जाएगा। इसके बाद में इसका एक और काम होता है, ये क्या करता है, रक्त को या आपके ब्लड जो है, ब्लड को छानने का काम करता है। रक्त को छानना, यहीं पर आप फंस जाओगे। कैसे छानना, अब दोस्तों यहाँ पे किडनी क्या कर रही है, रक्त को छान रही है, लेकिन प्यूरिफिकेशन का काम कौन करता है, फेफड़े करते हैं। प्यूरिफिकेशन का काम कौन करता है, फेफड़े जो है आपके शुद्धिकरण का कार्य करते हैं, किसके, रक्त के। और ये किडनी क्या कर रही है, रक्त को छानने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो आप लिख के आ जाओ कि रक्त का प्यूरिफिकेशन कौन कर रहा है, तो किडनी नहीं लिखना है, उसमें क्या लिखना है, फेफड़े। फेफड़े क्या कर रहे हैं, आपका शुद्धिकरण कर रहे हैं। ब्लड का जो है शुद्धिकरण कौन कर रहा है, फेफड़े, और रक्त को छानने का काम कौन कर रहा है, किडनी कर रही है। किडनी जो है रक्त को छानने का काम कर रही है, ठीक है। इसके बाद में पेशाब का निर्माण कौन कर रहा है, तो आपके भाई किडनी कर रही है, इसमें आपने देख ही लिया है। एक और चीज करती है, ये एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस के जो है बैलेंस को मेंटेन करता है। कौन करता है, आपका किडनी जो है आपके एसिड और बेस को बैलेंस करके रखेगी आपकी बॉडी में। तो इसको हम एक और नाम से दे सकते हैं, ये क्वेश्चन घुमाकर भी दे सकते हैं, पीएच। पीएच को कौन नियंत्रित करता है बॉडी में, पीएच का नियंत्रण कौन कर रहा है, तो भाई पीएच का नियंत्रण आपका कौन करेगा, किडनी जो है आपका पीएच का नियंत्रण करेगी। इसके बाद में जहर को निष्क्रिय करती है, जहर को निष्क्रिय, जहर को निष्क्रिय कौन करता है, किडनी आपकी जहर को निष्क्रिय करती है। दोस्तों इसीलिए जब भी आप अगर हल्का छोटा आपके पॉइजन होता है आपके खाने में, तो कौन निष्क्रिय कर देगा, आपकी किडनी निष्क्रिय कर देगी। इसीलिए जब भी आप शराब पीते हैं तो आपकी लिवर तो आप खराब होता ही है,
लेकिन किडनी भी आपकी खराब हो जाती है, लेकिन कम डैमेज कौन होगा? किडनी, क्योंकि ये जहर को निष्क्रिय कर देगी। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, आप फंस जाओगे कि अगर किसी इंसान ने जहर खा लिया है तो उसको अगर जब पोस्टमार्टम होता है तो किसके द्वारा किसको चेक करते हैं डॉक्टर, कि जिससे पता चलता है कि इसने जहर खाया है। जहर की मात्रा का पता लिवर को टेस्ट करके चलता है, ना कि किडनी को, क्योंकि दोस्तों किडनी क्या करती है? जहर को निष्क्रिय कर देती है, जहर को खत्म कर देती है। इसीलिए कौन करेगा इसका? लिवर जो है, लिवर से आपका पता लगेगा कि आपकी बॉडी में जहर है या नहीं है। इसीलिए जब भी आप शराब पीता है कोई इंसान, बेवड़े तरह के इंसान होते हैं, उनका लिवर जो है सबसे पहले खराब होता है। क्यों होता है? क्योंकि लिवर जो है आपका जहर को निष्क्रिय नहीं कर पाता। किडनी भी खराब होती है, लेकिन किडनी से पहले आपका लिवर जो है खराब हो जाएगा और आपकी किडनी जहर की मात्रा को कम कर देती है। इसके बाद में इसकी जो ये झिल्ली होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, किडनी के ऊपर की जो झिल्ली होती है इसको क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम आपकी झिल्ली हो जाएगी। इसके बाद में मैंने बता ही दिया कि कॉर्टेक्स ये हो जाएगा बाहर का भाग, और मेडुला इसका मिडिल भाग, और ये रेनल हीलियम। इसके बाद में एक और चीज, अब भाई ये किडनी है, किडनी की इकाई भी होती है। जैसे मानव शरीर की इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका किसकी है? मानव शरीर की एक इकाई है, या जीवित या सजीवों की एक इकाई क्या होती है? कोशिका। ऐसे ही किसकी? किडनी की भी एक इकाई है जिसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जिसका नाम है, इसके अंदर इसकी नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8 लाख लगभग। 8 लाख की संख्या किसके अंदर होगी? किडनी के अंदर होगी। अब किडनी का भार ही कितना है? कुल 140 ग्राम। सोचो कितनी छोटी सी किडनी के अंदर 8 लाख चीजें, 8 लाख नेफ्रॉन जो हैं वो रहते हैं। तो नेफ्रॉन के बारे में हम जानते हैं कि नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन के बारे में। इसीलिए जो भी किडनी की जांच करते हैं, किडनी की देखभाल करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं उनके लिए क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। और किडनी की अध्ययन के लिए नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट। ये कौन हो जाएंगे? किडनी के डॉक्टर क्या होंगे? नेफ्रोलॉजिस्ट। और किडनी के अध्ययन को क्या बोलेंगे? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, ये क्या हो गया? किडनी का स्ट्रक्चर और किडनी के बारे में थोड़ी सी डिटेल। अब हम किसके बारे में जानते हैं कि नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन क्या काम करता है। तो यहां तक आप समझ गए कि आपकी किडनी का आकार कैसा होता है, किसके समान दिखती है आपकी किडनी? आपकी किडनी दिखती है सैम के बीज की तरह। इसका वेट कितना होता है? तो इसका वेट होगा 140 ग्राम। ठीक है। नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? आपके किडनी में पाया जाता है। नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? लगभग होती है आपकी 8 लाख के अंदर। तो हम देख रहे हैं नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है जो माइक्रोस्कोप से देखा गया है कि आपकी किडनी के अंदर जो 8 लाख नेफ्रॉन पाए जा रहे हैं, तो वो अंदर से किस तरीके से देखेंगे, इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है हमारे लिए देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है? सबसे पहले स्टार्टिंग में जो इसका फेस होता है, इसमें जो है ग्लोमेरुलस नाम की एक छन्नी लगी हुई होती है। छन्नी का काम क्या होता है? छानना। तो ये क्या करती है? रक्त को छानने का कार्य करता है। छानने का कार्य कौन करेगा? ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस क्या है? जो थोड़ा सटकेला या खिसका हुआ इंसान है, क्या करता है? ये सिर्फ रक्त को छान देता है और शुद्ध रक्त को क्या कर देता है? वापस भेज देता है। शुद्ध रक्त को, भाई बाकी चीजें क्या चले आओ, केवल आपके रक्त के पार्टिकल्स जो हैं वापस जाएंगे। शुद्ध रक्त को वापस भेज देगा। तो क्या करता है भाई? ये इंपॉर्टेंट चीज है, भी कोई भेज देता है, जैसे मिनरल्स वगैरह हो गए, तो भाई इनको भी वापस भेज देंगे, इनको भी निकाल देगा कि नहीं तुम क्या कर रहे हो ब्लड के अंदर, आप भाई आपका हार्मोन्स है या कुछ आपके इंपॉर्टेंट चीजें, खनिज लवण हैं, अगर वो आपके रक्त में रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको भी बाहर निकाल देगा, तो फिर आपको भाई बहुत एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो ये क्या करता है? रक्त को छान देता है। ये छन्नी का कार्य हो गया। फिर जो आपके इन चीजों को बाहर निकाल दिया, जैसे हार्मोन्स वगैरह या खनिज लवण हैं, उनको बाहर निकाल दिया है, तो उनको वापस भेजने का काम कौन करता है? बोमेन कैप्सूल, जो आपका सेकंड जो अंदर का बॉडी पार्ट रहता है, बोमेन कैप्सूल, यह क्या करता है? आवश्यक पदार्थों को वापस भेज देता है। आवश्यक पदार्थों को वापस भेज देता है। आवश्यक पदार्थ को वापस भेजने का कार्य कौन करता है? आपका बोमेन कैप्सूल भेज देता है, जो शुद्ध रक्त
के साथ जरूरी है, जो आपके रक्त के साथ में रहना जरूरी है। फिर इसके बाद में ये आपका नेफ्रॉन हो गया। नेफ्रॉन क्या करता है, ये आपके पेशाब को बाहर भेजता है, पेशाब को बाहर भेजता है, बाहर भेजता है। कौन भेजता है, आपका नेफ्रॉन जो है आपके पेशाब को बाहर भेजता है। और बोमेन कैप्सूल का काम क्या होता है, ये यूरिया को, यूरिया जो है खतरनाक पदार्थ, इसको डायलिसिस के द्वारा, डायलिसिस के द्वारा यूरिया को बाहर भेज देता है। कौन करता है यूरिया को बाहर, कौन करेगा, आपका बोमेन कैप्सूल किसको बाहर करेगा, यूरिया को बाहर करेगा। और इसके बाद में जो आपका ग्लोमेरुलस है ये निस्पंदन की क्रिया को दर्शाता है। इसके बाद में हम देखने वाले हैं कि आपके यूरिया में क्या क्या रहता है, आपकी किडनी में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इन चीजों के बारे में हम देखने वाले हैं, जो जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने आपके नेफ्रॉन के बारे में देख लिया है कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें एक झिल्ली होती है जिसको छन्नी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ये इसके स्टार्टिंग पॉइंट में लगी हुई होती है और ये क्या करती है, आपके रक्त को छानने का काम करती है। फिर इसके बाद में क्या आता है आपका बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपाट जिसको हम बोलते हैं, ये क्या करता है, आपके आवश्यक पदार्थ जो आपके ग्लोमेरुलस ने बाहर भेज दिए थे उनको पुनः वापस अवशोषण कर लेता है, उन्हें फिर से रक्त के साथ में मिला देता है। तो आपके यूरिन में क्या क्या चीजें होती है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो यूरिन में सबसे पहले आपका होगा वाटर कंटेंट। यूरिन जो है आपका 95% जो है आपका वाटर को कंटेन करके रखता है। सेकंड इसमें आपका यूरिया देखते हैं, यूरिया की मात्रा कितनी होती है, तो इसमें यूरिया की मात्रा केवल बस 2% होती है, ठीक है। फिर 3% जो है आपके अदर सब्सटेंस होते हैं, कई बार आपकी दवाइयां भी जैसे आप खाते हैं तो वो यूरिन के द्वारा ही पास होती हैं। फिर इसके बाद में अगला जो है आपका इसका नेचर देखते हैं, नेचर कैसा होता है, और इसके पीएच जो है, पीएच देखते हैं दोस्तों। इसका पीएच जो है 4.3 के समथिंग होता है, तो इसीलिए इसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक, एसिडिक। इसका नेचर कैसा हो जाएगा, आपका एसिडिक हो गया इसका नेचर। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि इसका बाथरूम का जो पीलापन है वो किसकी वजह से आता है, पीला रंग जो है वो किसकी वजह से आता है, पेशाब का यूरोक्रोम की वजह से, यूरोक्रोम जो है इसकी वजह से इसका पीलापन होता है। फिर इसके बाद इसकी गंध का आता है कि इसकी गंध कैसी किस वजह से होती है, इसकी गंध जो है अमोनिया की वजह से होती है। किसकी वजह से, अमोनिया, अमोनिया की वजह से पेशाब में गंध आती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो किडनी से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले किडनी में जो किडनी स्टोन होता है वो किस चीज का बना हुआ था, ये क्वेश्चन आता है कि किडनी स्टोन जो है, किडनी स्टोन किस चीज का बना हुआ होता है। किडनी स्टोन के बारे में, किडनी स्टोन आपका कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट, ये क्वेश्चन आता है कि किडनी स्टोन किसका बना हुआ होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना हुआ होता है। फिर एक और बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं यूरेनिया। इसमें क्या होता है, आपकी अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, अमोनिया की मात्रा जो है इसमें बढ़ जाएगी, तो इसीलिए पेशेंट की जो बाथरूम है वो बहुत ज्यादा महकने लगती, बहुत ज्यादा गंध मारने लगती। किसी किसी की अगर बाथरूम ज्यादा महक रही तो उसकी बॉडी में जो है अमोनिया की मात्रा या उसकी यूरिन में अमोनिया की मात्रा ज्यादा है, तो उसको यूरेनिया नाम की बीमारी हो चुकी है। और उसके बाद में एक और आता है गठिया नामक बीमारी, जो है गठिया हो जाता है किसी को, ब्लैडर में गठिया होता है ज्यादातर। तो वो गठिया क्या होता है, आपको बता दूं, हमारी बॉडी में जो है, जो जितनी भी कंकाल है, जितना भी हड्डियां हैं, जो जॉइंट होता है, वहां पर क्या होता है, एक साइनोवियल नामक फ्लूइड, साइनोवियल नामक फ्लूइड होता है जो भरा हुआ होता है, जो बुढ़ापे में जाकर कम हो जाता है। इसीलिए आपकी बॉडी जो है वो चर्र चर्र करने लगती है। जो बुढ़ापे में जो लोग बैठते हैं अरे ऐसे करके कर्रा के, जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा आवाज करने लगती है, उसमें क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाती है। और गठिया वाले रोग में क्या होता है, आपका गठिया नामक यूरिन में क्या होता है, आपका यूरिक एसिड, यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। किसमें, गठिया नामक रोग में। जब गठिया नामक रोग हो जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा और साइनोवियल कम हो जाएगा। साइनोवियल फ्लूइड जो है, साइनोवियल द्रव्य
ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है, किसमें, गठिया नामक रोग में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इसके बाद एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो हमारा किडनी ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट, दोस्तों एक चीज और बता दूं, जरूरी नहीं कि इंसान 2 ही किडनियों पर जिंदा रहे, इंसान सिर्फ एक किडनी पर जिंदा रह सकता है, सिर्फ एक किडनी पर जिंदा रह सकता है। किसी की एक किडनी खराब हो गई और उसके पास सिर्फ एक किडनी है तो वो उस पर भी जिंदा रह सकता है और उसको बॉडी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, वो वैसे ही काम कर सकता है, सब कुछ वही स्ट्रेंथ रहेगी, सब कुछ रहेगा। मगर इंसान के पास एक किडनी होना चाहिए। अगर दोनों किडनी खराब हो जाएंगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। दोनों किडनी अगर खराब हो गई तो आपको किडनी ट्रांसप्लांट करवानी पड़ेगी। ट्रांसप्लांट करवाने के लिए जरूरी है कि कोई आपको डोनर मिले। डोनर कौन होगा, आपका फैमिली मेंबर या कोई आपसे रिलेटेड जो आपको पहचानता हो वही आपको किडनी डोनेट कर सकता है। और उसके बाद में अगर आप किसी जिंदा इंसान की किडनी तो ये हो जाएगी, अगर आप किसी मरे हुए इंसान की किडनी ले रहे हैं तो वो किडनी जो है इंसान की मृत्यु के 48 घंटों के अंदर आपकी ट्रांसप्लांट हो जानी चाहिए। ट्रांसप्लांट कैसे होगी, यहाँ उसका ऑपरेशन चल रहा है तो यहाँ इसके बाजू में आपका ऑपरेशन चलेगा, यहाँ से निकाल के यहाँ पर सिल देंगे बोरे की तरह, तो आपकी किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगी। कितने घंटे के अंदर हो जानी चाहिए, 48 आवर्स के अंदर। अगर आप मरे हुए इंसान की किडनी ले रहे हैं तो कितने घंटों के अंदर ले लेनी चाहिए, 48 आवर्स के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो में हमने देख लिया कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से आएंगे। इसमें हमने इसकी किडनी के साइज के बारे में जाना, किडनी के आकार के बारे में जाना और किडनी के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में देखा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने कवर किए हैं, यूरिन के बारे में, इस यूरिन में क्या क्या कंटेनिंग रहती है, इनके बारे में हमने वीडियो में देखा। अगर दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों आप कमेंट नहीं करते हैं, आप कमेंट करके पूछते नहीं हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट किया करें, कमेंट करके पूछा करें, डाउट क्लियर किया कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उनको भी पढ़ने में मदद मिले, साथ में हमारी फैमिली से जुड़े रहें।